तो स्टूडेंट देखते हैं समघात रेखीय समीकरण क्या होता है, इसको देखते हैं, और असमघात क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इसे बोलते हैं समघात को, और ये असमघात को क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। ठीक, तो इसको समझते हैं क्या, एक एग्जांपल के थ्रू लिए हैं, इसके बाद तो समझते हैं ये क्या कह रहा है कि जो ax और b है, जो b हमेशा इसमें जीरो होता है समघात में, ठीक, तो b जो अभी होता है वो हमेशा जीरो होता है, और इसमें असमघात रेखीय समीकरण में क्या होता है, b डज नॉट इक्वल, जीरो कभी नहीं होता, ठीक, असमघात में। जैसे इक्वेशन को देखते हैं इसमें एग्जांपल में, तो इसमें जो इक्वेशन है देखिए, इसमें जो समीकरण दिया है 2x + 3y और प्लस 5z है, इसमें बराबर जीरो है, तो ये इसका मतलब ये कौन से किसमें किस सिस्टम में दे रहा है, इसमें ये दे रहा है आपको समघात में, होमोजीनियस फंक्शन में दे रहा है। ठीक, तो होमोजीनियस इक्वेशन है ये क्या है, तीनों होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक, अब इसको अगर देखोगे तो इसको अवयव रूप में, इसका जो गुणांक लिखा जाए ये इस तरीके से अवयव रूप में लिख सकते हो, 2 और 3 5 9 3 4 4 3 9। ठीक, तो ये सब क्या है, गुणांक लिखा गया है, और ये एक्स वाई जेड इसमें चर लिख दिए। उसके बाद जो ये बी अवयव है ना, इसे बी अवयव बोला जाता है। ये क्या ए एक्स, ये ए गुणांक का है, ये बी, ये एक्स जो एक्स वाई जेड है, और बी जो है क्या है, जीरो। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या आ रहे हैं, जीरो। तो इससे क्या पता चला है, ये समघात रेखीय समीकरण है, ठीक, जिसे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो अब इस सिस्टम को देखते हैं, इसमें असमघात रेखीय समीकरण में क्या होता है, b कभी भी जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई चीज़, यहाँ पर क्या होता कि 1 3 5 होता कोई अंक, ठीक, तब उस इक्वेशन में ये चीज़ क्या हो जाता, असमघात। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा असमघात समीकरण बोला जाएगा, ठीक, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें b जो है, जो b है उसका मान क्या आ गया 1 3 5, ठीक, ये क्या है, असमघात समीकरण है। ठीक, जो ax और बराबर b क्या है, कभी भी जीरो नहीं है, तो ये क्या होता है, असमघात रेखीय समीकरण। ये तो बहुत आसानी तरीके से हम पहचान लेंगे। ठीक, अब इसमें जो a है ये एक अवयव है, तो एक अवयव, इसमें जब इसी को हम सर्वधिक अवयव में, जिसे अयूगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो इस तरीके से, सर्वधिक अवयव में अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर पूछेगा तो इसमें देखिए एक अवयव लिखा जाता है 2 9 4 3 3 3, उसके बाद क्या है 5 4 5 4 9, ठीक। अब इसको इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है, अनुपात में डिनोट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये बी वाला अवयव जो है 1 3 5 है, 1 3 5, ठीक, ये सिर्फ असमघात में ही यूज करते हैं, और इसमें तो सारे जीरो हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहता है, तो उसमें सारे जीरो ही होते हैं, और इसको इसमें भी लगाते हैं, तो दोनों में लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सर्वधिक, जब भी सर्वधिक अगर अवयव लिखने को बोले तो इस तरीके दोनों ए और बी दोनों अवयव में इस तरीके से लिख दोगे तो वो क्या बन जाता है, सर्वधिक अवयव बन जाता है। ठीक, तो इसके अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देखते हैं, इसमें और भी पॉइंट देखें। तो स्टूडेंट देखते हैं लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक, तो संगतता असंगतता। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं संगत रैखिक समीकरण क्या है। ठीक, जिसे कंसिस्टेंस बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इसको समझते हैं। ये देखिए संगत रैखिक समीकरण क्या होता है, जब संगत होता है ना तो उसका अद्वितीय हल होता है और अनंत हल होता है। तो आज संगत किस तरीके से समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण जो होंगे संगत किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये x + y बराबर 3 है, अगला x - y बराबर 5 है, तो ये जो इक्वेशन है ना ये यूनिक हल है, ये अद्वितीय हल है। ठीक, तो इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए x y का मान आप निकाल सकते हो, तो ये क्या है, अद्वितीय हल है। और जैसे अनंत हल कब होता है, अनंत हल जैसे x + 2y बराबर 4, और ले लेते हैं 2x + 4y + 8, तो ये क्या है, अनंत हल है, मतलब ये जो समीकरण है इसका अनंत हल आएंगे। तो इसको कैसे समझते हैं, ये कैसे पता चला कि ये अनंत हल है। देखिए आप ये कक्षा 10 में एक मेथड होता है जो आप इन तीनों का रेशियो आप से पता कर सकते हो, उनका जो हल होता है अनंत निकलता है। देखिए इन दोनों का जो रेशियो है 1/2 बराबर, इन दोनों का जो रेशियो है 2/4, ये काटोगे क्या आ जाएगा 1/2, और इन दोनों का जो रेशियो है 4/8, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो तीनों क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो जब तीनों के इक्वल होता है ना तो उनका हल क्या होता है, अनंत हल होता है। तो इसको अब जब निकाला जाता है ना, अनंत हल क्या करते हैं, उसमें इसमें जो होता है उसमें जेड मान के किया जाता है, पर अगर ग्राफ की इसमें जो होता है हल इस तरीके से नहीं निकालते। जैसे इसमें आप जोड़ने पर करोगे ये कट जाएगा, x y वैल्यू निकाल लोगे, वो क्या होता है, यूनिक हल होता है। ठीक, पर यहाँ पर अनंत हल है ना, तो अनंत हल को हम ग्राफ द्वारा निकाल लेते हैं, या ग्राफ से हम व्यक्त कर सकते हैं, ग्राफ से निकाल सकते हो, पर इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, पता लगा सकते हो क्या वो अनंत हल है कि नहीं, मतलब अंदाजा लगा, जैसे एक हल 2 3 4 5 जैसे बहुत सारे हल निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, जेड बराबर हमको 3 समीकरण के लिए x y z और 3 होते हैं ना, तो उसमें जेड बराबर कुछ माना जाता है। ठीक, जैसे के मान सकते हो, इस तरीके से ये हल निकालते हैं। तो इसको देखते हैं इस पॉइंट को, असंगत रैखिक समीकरण क्या होता है।
असंगत रैखिक समीकरण जो होता है वो क्या होता है, इनका कोई हल नहीं होता। इनका हल कैसे नहीं होता, जैसे मान लेते ये है x + 2y बराबर दिया है 1 और 5, ये लेते हैं 3x + 6y बराबर 5। तो अब देखिए इसको हल निकालोगे तो दोनों कट जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लो, उसको उधर गुणा कर लो, मतलब बटे कर लो, उसके बाद देखिए दोनों कट जाएगा माइनस करने पर। सेम देखिए ये चीज़, देखिए असंगत हल जो होता है ना, इसको पता करने के लिए क्या होता है, तीनों की रेशियो, ये दो ही की रेशियो इक्वल होता है और तीसरे की इक्वल कभी नहीं होता, वो चीज़ क्या होता है, असंगत हल होता है। ठीक, तो इस समीकरण के और इन दोनों के जो डिटर्मिनेंट आते हैं ना, डिटर्मिनेंट जो सारणिक होते हैं, जैसे 1 3 और 2 3 6, इनका हमेशा क्या होता है, 0 आता है। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 आता है। तो जब देखिए अब एक अगर डिटर्मिनेंट से अगर पहचानोगे तो इसमें दोनों का 0 आता है, इसका भी 0, इसका भी 0। तो इसमें आप थोड़ा बहुत इसमें समीकरण को देख के निकाला जाता है, या तो समीकरण थोड़ा उस मेथड से निकाला जाता है जिससे आप पहचान सको, जैसे कुछ मान के किया जाता है, तब उससे क्या होता है, असंगत हल और संगत हल निकाल सकते हो। ठीक, तो इसको हल कैसे निकालेंगे, एक जो कोटि में सीखे हो आप, कोट निकालना सीखे हो, उस तरीके से इसको हल निकालते हैं। देखिए इसको समझते हैं। देखिए जो हल होता है असंघात रेखीय समीकरण होता है, तो वो क्या चीज होता है, किस तरीके से निकालते हैं, कोट से निकालते हैं। हल जो निकालते हैं वो कोट से निकालते हैं। कैसे, असंघात क्या किस तरीके से दिखता है, ये 2x + 3y + 5z बराबर 9, जैसे ये इस तरीके से ये तीनों समीकरण दिखेंगे, वो क्या होता है, असंघात। इसके पहले पढ़े थे। ठीक, तो असंघात इस तरीके से अगर आपके पास है समीकरण, तो उनमें से आपको पहले क्या निकालना होगा, वो संगत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके लिए पहले आप सर्वविदित अवयव निकालोगे। पहले वो ये भी पहले वो तुलना करोगे, इससे अवयव ये निकालोगे तो सर्वविदित अवयव निकालोगे। जब सर्वविदित अवयव निकाल लोगे ना, इस तरीके से आपको इस तरीके से सर्वविदित अवयव निकल जाएगा, कोई पॉइंट होगा इस तरीके से, कोई अंक लिखे जाएंगे, तो उसका जो रैंक होगा ना, रैंक मतलब कोटि, जो रैंक होगा इन दोनों को बराबर होना चाहिए। मतलब इसका जो रैंक होगा ना, रैंक ए के बराबर होना चाहिए, तब बोलते हैं संगत होता है। ठीक, मान ले इसको मान लेते कि दोनों का n अज्ञात राशियों की संख्या है। ठीक, ये संख्या दोनों को मान लेते हैं, कोटि जो आया या नहीं आया, मतलब सेम आए। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अद्वितीय हल होता है, वो क्या होता है, यूनिक हल होता है। तो इन सबको हल कैसे किया जाता है, इस तरीके से हल किया जाता है। पहले क्या करते हैं, इस रूप में व्यक्त करते हैं, पहले संगत रूप में हम निकाल समझ के उसको करते हैं। ठीक, तो संगत रूप कब कंडीशन होता है, जब इन सर्वविदित रूप से आपको रैंक निकालना है, कोटि निकालना है। उसके बाद कोटि निकालने के बाद आप इनका जो ए का कोटि होगा ना, इनके इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल हो गया तो उसके लिए क्या होता है, जो यन होता है, या राशि मतलब जो राशि आती है उसमें, जो कोटि आती है उसमें, वो कोटि इन तीनों के इक्वल होता है, तो क्या होता है, वो चीज़ हमेशा अद्वितीय हल होता है। अगर वो राशि इन तीनों के इक्वल ना हो, इन दोनों से कोटि से, मतलब जितना कोटि है वो कोटि से छोटा हो, ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं इनका कोटि क्रम कितना है, 3 × 3, छोटा हो, तब भी वो चीज़ अनंत हल हो जाते हैं, ये पता लगाने का। और उसके लिए क्या होता है, z बराबर k माना जाता है, और k का 1 2 3 हल ऐसे निकाल लिया जाता है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन इस पे एग्जाम्पल आप लगाओगे, थोड़ा बहुत समझोगे, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। अभी ये तो पूरी तरीके से नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इस पे हम एग्जाम्पल लगाएंगे अभी। ठीक, इसके पहले हम जान लेते हैं समघात क्या होता है, उसके समीकरण समझ लेते हैं, तो उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं समघात रेखीय समीकरण। मान लेते हैं n क्रम वाला जो संख्या है, ठीक, n क्रम वाला जो संख्या है और m समीकरणों की संख्या। अब जैसे समीकरण जैसे 1 2 3 कितने समीकरण है, 2 या 3 समीकरण है, तो वो क्रम कितने होंगे, सेम होंगे ना। तो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो क्या मान लेते हैं, ax जो होता है, जो संघात होता है, ये b भी हमेशा क्या होता है, 0 होते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। और जो संगत मान लेते हैं, ये कोई संगत होगा, तो संगत जब होगा तो उसके लिए क्या होता है, ये जो रैंक होता है ना, इन जो सर्वविदित का रैंक होता है और रैंक ए के बराबर होता है, तो उसके लिए अद्वितीय हल होता है। तो ये हल जो होता है, इनके हमेशा जो हल आते हैं, इनका जो मान x y और z, मतलब x1 x2 इस तरीके से x मान को आते हैं, वो हमेशा 0 आते हैं। ठीक, अगर 0 आते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, अगर अनंत हल होते हैं, अनंत हल ये रैंक और इसका रैंक क्या होता है, हमेशा n कोटि n क्या है, क्रम से छोटा होता है, तो वो क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, तो वो अशून्य हल होता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो स्टूडेंट इसको हम पहले एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये चीज़, तो इसको समझते हैं ये है क्या। ठीक, तभी तो ये थोड़ा बहुत अभी आपको नॉलेज हो गया होगा, जब ये क्वेश्चन पे अप्लाई होगा तो आप समझ जाओगे ये है क्या। ठीक, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिए, इसमें देखते हैं, इसको हल करते हैं, कैसे हल किया जाता है। देखिए पहले क्या करते हैं, इसको हमको समीकरण में लिख लेते हैं इस तरीके से, अवयव के रूप में लिखते हैं 1 3 7 और ये -4 8 -8 और 7 -2 26। ठीक, इसको अवयव में लिख देंगे। और ये क्या, x y और z, और बगल में क्या है 14
13 5। ठीक, तो इसको निकाल लेंगे। अब इसमें से ये जो ए है ये x है, ये b है। ठीक, जो a अवयव ये है और b अवयव ये है। ठीक, देखिए यहाँ से पता चला ये क्या है, असमघात है। ठीक, तो समघात में क्या होता है, ये सब जीरो होते हैं। असम ये कह रहा है कि इस समीकरण की क्या है, असंगत है। देखिए संगत के लिए सारे कंडीशन लिखाए हैं, असंगत के लिए क्या वो सारे अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं संगत के लिए तो वो चीज़ बोल देंगे असंगत है। ठीक, पहले इसको चेक करते हैं। पहले इसमें सर्ववर्धित अवयव निकाल लेते हैं। सर्ववर्धित अवयव क्या होगा, तो सर्ववर्धित अवयव, संवर्धित अवयव मान लेते हैं सी अवयव है, इसको ए अनुपात में लिखा जाता है इस तरीके से। तो इसको अगर अवयव में लिखा होगा तो किस तरीके लिखोगे, ये आ जाएगा किस तरीके से, इसको लिखोगे 1 3 और 7 और क्या आ जाएगा 4 और 8 -8 7 -2 26। ठीक, और क्या है ये अनुपात, सॉरी इसको लिख सकते हो ऐसे, ये अनुपात में लिख सकते हो सब। देखिए ये 14 और क्या है 13 और क्या है 5। ठीक, अब देखिए इसका आप रैंक निकालेंगे, इस चीज़ को आप रैंक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको रैंक निकाल लेते हैं इस चीज़ को। तो रैंक निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, सेम उसी तरीके जैसे हम इसके पहले रैंक निकालते थे। मान लेते हैं 3/3 का क्या था कि इसका सहारा लेते हैं, ये दोनों जीरो करते हैं और यहाँ पर इसका जो सहारा लेते हैं इस चीज़ का, इसको जीरो करते हैं। तो उसके बाद आशून्य रो को हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है वो रैंक निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए रैंक इसका निकालना है, तो इसकी इसी तरीके से पहले इसका सहारा लेंगे, इन सबको जीरो करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाने चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये R2 में क्या कर रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं -3R1 लिख रहे हैं। ठीक, इससे ये जीरो हो जाएगा। और R3 में ऑपरेशन लगा, इसको क्या रैंक निकालना है, पहले इसका रैंक निकाल लेते हैं। तो R3 -3R1 कर सकते हो। ठीक, अब देखिए 7, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा तब जाके ये जीरो होगा, इसको भी जीरो करना है ना, तब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या आता है, यहाँ पर लिखते हैं इसको। देखिए ये पहले वाले को उतार देते हैं, 1 -4 7 14। ठीक, उसके बाद क्या है, इसको जीरो कर, देखिए पहले इसको करना है ना, तो इसको पहले यहाँ पर लिख दो 3 8 ऐसे लिखो, सॉल्व करने का तरीका। ये 13 लिख दो। उसके बाद माइनस सब में माइनस लगा है, माइनस लगा दो। उसके बाद 3 से गुणा है, 3 से गुणा कर दो और R1 को लिख दो सारे में गुणे में। ये -4 है और ये 7 और क्या है ये 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो आ जाएगा और ये चाहती है 12, ये प्लस 12 8 कितना हो जाएगा 20। और इसको सॉल्व करते हैं, 17 21 21 दो 23, ये -23 हो जाएगा। और 14 तरीक 42 में से 13 घट जाएगा, तो 42 में से आपको 13 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 3 में से गए 2 29। तो क्या आ गया, ये पहला आया 0, उसके बाद 20 -23 और 29। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद इस वाले ऑपरेशन को लगा के इसको जीरो करना है, इसको 7 को। तो इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, सेम सॉल्व करने का तरीका है ये जो सरल है। 7 -8 26 और 5 लिख लो। ठीक, अब इसमें -7 से गुणा, -7 से गुणा। ठीक, अब R1 को लिखना है, इसमें R1 है तो 1 -4 7 14। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0 और 4 7 28 28 प्लस 28 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक, और ये 7 7 49 -26 है, तो इसमें 3 और 2 23 आ जाएगा, -23 यही आएगा -23। और 14 7 तो 14 और 7 से गुणा 428 और 2 7 2 9 98। ठीक है, 14 98 हो जाएगा, -5 ये 5 घट जाएगा तो 93 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है -93। ठीक, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो इसको लिखते हैं 0 और क्या है 20 और -23 और क्या आ गया -93। ठीक, तो ये सॉल्व करने पाया। अब इसको लास्ट वाला, अभी इसका सहारा लेते हैं, इसको जीरो करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे R3 में, R3 इसको जीरो करना है तो आपको सहारा इससे लेना है। R3 माइनस, अब क्या करोगे घटा दोगे R2 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है
तो पहले को ये इन दोनों को उतार देते हैं, क्या आता है 1 - 4 7, ये 14, उसके बाद ये 0 20 23 और ये कितना आएगा 29, ठीक। और उसके बाद ये इनको घटा रहे हैं तो ये 0 ही आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घटा रहे हैं तो ये चीज़ क्या आ रहा है प्लस हो जाएगा ना, तो ये भी 0 आ जाएगा। और इसमें इससे किसको घटा देते हैं तो ये इसमें जुड़ जाएगा, देखिए 9 3 12 और हासिल 1, तो क्योंकि माइनस इसमें लग जाएगा, ये चीज़ अपने जगह पर रहेगा आगे, ये चीज़ माइनस में लग जाएगा तो जुड़ जाएगा 9 3 12 और हासिल 1 9 2 11 12, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आ गया इसका रैंक। अब देखिए अब ये इसका जो रैंक है A अनुपात B का जो रैंक है सर्वोधित का, तो इसका रैंक क्या है, देखिए अशून्य संख्या इसमें गिन लीजिए, इसमें देखिए अशून्य ये नहीं है, तो इतने 1 2 3, इसमें रैंक कितना आ गया 3, इसमें रैंक इसका आ गया। अब इसमें इस वाले का अगर पार्ट ले लो 3/3 का, इस वाले पार्ट को, इसका रैंक के लिए गिनोगे तो इसका रैंक कितना आ रहा है, रैंक A का कितना आ रहा है, इसमें देखिए इसमें तीनों शून्य, मतलब इसको लिख सकते हो अलग से, तो ये A जो पार्ट है इसमें निकाल सकते हो, एक गुणांक क्या आ जाएगा, लिख सकते हो कितना 1 0 0 और -4 20 0 और 7 -23 0। और इसका जो रैंक निकल के आया ए का क्या आया, और ये आएगा, देखिए इसमें शून्य है, सारे शून्य है, इसमें कितने हैं, रो में अशून्य देखना है, शून्य मतलब जिसमें अंक है, अगर कोई अंक रह जाता है वो भी काउंट कर लेते हैं। और इसमें देखिए एक अंक रह रहा है, इसको काउंट कर लिया, इसमें भी दो बहुत सारे हैं, इसमें 3, तो तीनों रैंक आ गया। इसमें देखिए एक भी सारे 0 हैं तो ये चीज़ नहीं काउंट करेंगे, इसमें एक ये दो रैंक इसमें आ गया, रैंक का कोटि इसमें कितना आ गया 2, ठीक। अब देखिए इसमें जो कोटि आया 2, इसमें कितना आया 1 है। अब देखिए जब संगत होने के लिए क्या होता है, पहले ये दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद हल निकालते हैं, तो ये चीज़ पहले से ही बराबर नहीं आया, तो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या, जो रैंक ऑफ कोटि ए का है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो इसका ए का है बराबर डज नॉट इक्वल किसके, इस सर्वधित के इक्वल नहीं है, तो इसको कितना आ जाएगा A अनुपात B क्या है, इक्वल नहीं है, तो अतः समीकरण का निकाय, समीकरण का निकाय क्या है, असंगत हल है, ठीक। इस तरीके से हम देखिए संगत के जितने पड़े हो कंडीशन वो भी एक भी लागू नहीं हो रहा, तो ये डजना पहले इक्वल नहीं है, तो क्या है असंगत बोल सकते हो, ठीक। तो एक चीज अभी में आप पढ़े हो, जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है ना, वो क्या हो जाता है, असंगत हल हो जाता है, ठीक। अगर 0 नहीं आता डिटर्मिनेंट का तो क्या हो जाता है, संगत हल हो जाता है, ठीक। जैसे इसमें देखिए, इसमें आप अगर इसका डिटर्मिनेंट लगाओगे ना, इसका जो डिटर्मिनेंट लगाओगे ना, ये 0 आ जाएगा, चेक कर सकते हो, क्योंकि ये एक पूरा शून्य है ना, और इसको भी लगाओगे चेक कर लो, इसको भी शायद चेक कर लो, ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इसमें कैसे करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है संगतता की जांच कीजिए, यदि संगत है तो उनका हल भी ज्ञात करना है, ठीक। अगर संगत है तो उसका हल भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको आव्यूह कैसे ax और b में व्यक्त करेंगे, तो आव्यूह में इसमें लिखोगे तो 1 1 गुणांक किसको लिखना है, और 1 -1 5, और इसका कितना आ जाएगा 1 2 -7, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, x क्या है, x y और z है, और b क्या है, b है 8 6 14। अब इसको हल करते हैं, इसमें ये अब देखिए इसमें पहले सर्वोधित अवयव निकाल लेते हैं, इसमें सर्वोधित a अनुपात b, तो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो संवर्धित अवयव निकालोगे तो ये अवयव पहले लिखा जाएगा 1 1 3 और 1 -1 5 1 2 -7, और इसका जो अनुपात में लिखा जाएगा तो कितना है 8 6 14, ठीक। देखिए इसको आप क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। अब इसका कोटि पहले निकालते हैं, तो पहले इसमें इसके सारे ये दोनों 0 करते हैं, इसके सारे ये 0 करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको ऑपरेशन यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, R2 में R2 -R1 कर देते हैं, ये दोनों 1 1 घटा दोगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका सहारा लो, इसको 0 करो, R3 में मतलब ये सहारा इसी को लेना है, इसको 0 करना है, तो क्या होगा R3 लिखना है 3 × R1 कर देना, ठीक। तो ये पहले लगाते हैं ऑपरेशन, क्या आ जाएगा, तो देखिए ये चीज़ पहले क्या करते हैं सॉल्व करने का तरीका, तो ये 2 वाले पहले लिख देते हैं, 1 -1
2 और 6 इसको लिख देते हैं। उसके बाद माइनस R1 को करना है, सब में माइनस लगेगा। R1 क्या है 1 1 1 और क्या है 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -2। तो पहले वाले को उतार देते हैं, इसमें कुछ नहीं किए हैं। 1 1 1 8 और इसमें क्या आ रहा है, पहले का 0 और दूसरे का -2, उसके बाद 1 -2। ठीक, और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसका जो आएगा इसके साथ में ये सेम ऐसे लिखेंगे। R3 को लिखते हैं। R3 क्या है 3 5 -7 और 14 -3 गुणे क्या है R1 है। R1 क्या है, R1 ये है 1 1 1 1, सॉरी ये लास्ट में क्या है 8 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 आ जाएगा और ये 3 के 24 में से 14 घट जाएगा तो आ जाएगा 10 और वो भी माइनस में। ठीक, तो क्या आ गया सॉल्व में 0 0 2 10, ये 10 आ गया, वो भी माइनस में। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका सहारा लेंगे, इसको 0 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर निकालते हैं R3 में R3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही तो करोगे, ये जोड़ोगे ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा। देखिए इन दोनों को लाइन को पहले लिख देना है 1 1 1 अनुपात 8, उसके बाद इसको लिख देना है 0 -2 1 अनुपात -2। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ 0 ही रहेगा, अब ये चीज़ 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 में से एक जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा और अनुपात क्या आ जाएगा ये 10। ठीक, तो -10 है, ये चीज़ इसमें जुड़ रहा है तो जुड़ेगा तो ये -12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें आप कोटि निकाल लेते हैं। जो इसका कोटि है ये संबंधित का कोटि जो है वो कितना है, इसमें देगा शून्य संख्या कितना है 3, 1 2 3 है कोटि। और जो ए का कोटि है, जो ए अवयव है, ए अवयव इसमें निकाल लेते हैं। ए अवयव क्या आ जाएगा 1 0 0 और 1 -2 0 1 1 11, मतलब अब ये चीज़ क्या होगा। तो अब इसमें इसका कोट निकाल लेते हैं। इसका कोट निकलेगा इसमें 3। ठीक, दोनों का 3 3 है, तो यहाँ पर बोल सकते हो क्या, जो इसका कोटि है सर्वोदय का कोटि और रैंक ऑफ ए जो है दोनों क्या है इक्वल है, समान है। तो बोल सकते हो क्या कितना है 3 निकला, तो आप बोल सकते हो अतः या संगत हल है जो अद्वितीय है, अद्वितीय हल है। ठीक, अब देखिए इसके बाद कह रहा है इसका हल भी निकालना है, उनका हल भी ज्ञात करना है। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यही चीज़ आप ले लो, इसको यहाँ लिखते हैं ax बराबर b, और एक जो रैंक निकला है यहाँ पर लिख देते हैं 1 0 0 1 -2 0 1 1 11। उसके बाद x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये तो x y z है, x y z। ठीक, और ये b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 8 14, b का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो कितना है 8 -2 -12 है। ठीक, तो इसमें क्योंकि ये सारे इधर के चेंज दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो इसको भी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 -2 12 है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब इसको उठाओगे, इसमें सारे गुणा करोगे, जोड़ोगे तो यही आएगा, मतलब x + y + z बराबर क्या है -8। ये समीकरण 1 है। और इसमें निकाल लेते हैं, इसमें -2x मतलब -2y, ये तो 0 है, तो -2y और ये +z बराबर -2। ठीक, ये -8 नहीं है क्या, हाँ +8 में। तो और इसका जो है 11z बराबर क्या आ जाएगा -12, तो z का मान क्या आ गया -12/11। ठीक, अब इसी z का मान किसी समीकरण पर रख दोगे तो z का मान मान लेते हैं कितना है, z का मान है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें तो इसमें मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक तो है,
तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इसमें, कहाँ ये 7 है माइनस में, तो उसके बाद ये माइनस में आ जाएगा। आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसके बाद ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में देखिए इन दोनों घटाओगे तो ये माइनस में 9 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये -9 आया है और ये आप -9 के बराबर लोगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, जेड का मान क्या आ जाएगा, जेड का मान इसमें तो ये -12 अपान क्या आ जाएगा -9, तो माइनस ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, जेड का मान क्या आ गया 4/3। तो अब जेड का मान किस पे रख दोगे, इस पे मान रख दो तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, इस पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जेड का मान रखते हैं, पहले से -9 है और यहाँ पर रख देते हैं जेड का मान, सॉरी इस पे रखेंगे, तो इस पे रखोगे तो -2y और क्या है प्लस 4/3 बराबर क्या है, बराबर -2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ इधर पक्षांतर कर देंगे, 2y बराबर क्या आ जाएगा -2 -4/3, इसको भिन्न कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 -6 और -4/3, तो ये जुड़ जाएगा 10/3, तो 2y y बराबर क्या आ जाएगा 10/6। ठीक, मतलब ये काट सकते हो, ये आ जाएगा 5/2। ठीक, मतलब 5/3, क्योंकि ये 2 कट जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक, तो ये चीज़ माइनस में, और यहाँ पर पहले से क्या है ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में। ठीक, अब इसी देखिए यक्स और जेड का मान आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, इस पर रख दोगे तो इसमें यक्स का मान भी आ जाएगा, तो इसमें यक्स मान निकाल लेंगे, यक्स प्लस क्या है वाई का वैल्यू कितना है 5/3 प्लस और इसका 4/3 और बराबर कितना है 8। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो यक्स प्लस ये आ जाएगा 9/3 बराबर 8, तो 3 त्रिक का 9, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा 5। ठीक, इस तरीके से यक्स वाई और जेड का वैल्यू हल इसमें पूछ रहा था, हल निकल गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।